Hello everyone, welcome to Wikipedia. I hope you all are doing well. This is Ankur Pawar, and in this today's session we are going to discuss about some important questions MCQs from the fundamental duties, that is from the Indian polity. This is a very important topic for your CDS exam. I hope your preparation is going well. So if there is anything you want us to cover, हमारा जो ये सीरीज है इसमें हम पॉलिटी और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs तो कवर करते हैं, बट इफ देर इज एनीथिंग जो आपको लगता है कि हमें टॉपिक स्पेसिफिकली कवर करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम आपको बेस्ट वे में वो जो आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं वो आपको कवर करके दें। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करेंगे। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ऑल्दो जो क्वेश्चंस हैं हम उनके थ्रू प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कवर कर लेने के बाद, इस सेशन के बाद, आप फंडामेंटल ड्यूटीज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि हमने आज इस सेशन में कवर नहीं भी किया है, इवन इन दैट केस यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी पीडिया की तरफ से CDS एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही हो। जस्ट इन केस अगर आप प्रिपरेशन में न्यू है या फिर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, तो वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जो कि अभी पीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा। अब ये जो कोर्स है ना, ये कंप्लीट कोर्स है। इट मीन्स कि अगर आप जस्ट पहली बार CDS का एग्जाम देने जा रहे हैं, आई नो देर आर सम क्वेश्चन जो कि हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होते हैं। तो उस केस में क्या है, ये जो कोर्स है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि ये जो कोर्स है ना, ये आपका कंप्लीट, आपका सब कुछ आपका कवर करता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपके CDS एग्जाम में हेल्प करेगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, और पूरी बुक्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वैसे भी रह जाती हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस बोथ मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे। दैट मीन्स अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो वो उसके लिए आपको सेशन मिलेंगे यहाँ पे। एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस होगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर होंगे, फ्री मेंटरशिप होगी। मेंटरशिप का मतलब ये है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कई बार ऐसा होता है कि आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह से आपने जो आपका पेपर होने वाला है उसको किस तरह से हिट करना है, कौन सी डायरेक्शन में आपने जाना है, किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, वो सारा कुछ आपका फ्री मेंटरशिप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप ये जो कोर्स है ना, इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो नंबर्स हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 7837773651। इन नंबर पे कॉल करके आप जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। तो ये सारे क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी पे रहने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये कह रहा है, by 42nd constitutional amendment 1976 they were added in the constitution, they were inspired by the constitution of USSR। और उसके बाद थर्ड स्टेट में है, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट्स है ना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा आएगा या ऐसा ही आएगा, बट ये जो ये स्टेटमेंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर सारी, क्योंकि ये आपका टॉपिक क्लियर करने में हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। ठीक है, अब ऑप्शन डी अगर इसका राइट आंसर है, दैट मीन्स कि बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इज इन द ईयर ऑफ 1976 देयर वर some duties added in the Constitution of India, and these duties were inspired from the which constitution? तो वो आपका यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, मतलब रशिया का जो नाम था पहले यूएसएसआर था। एंड दीज ड्यूटीज वर रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? दैट इज द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी बिठाई गई थी जिनका मेन काम ही यही था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर उनको रिकमेंडेशन देनी थी। तो उन्होंने फाइनली अपनी रिकमेंडेशन दी जिसके थ्रू 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में उसके बाद एक न्यू चैप्टर जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया।
और एक नया जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, और उसके बाद उस नए आर्टिकल के अंदर, नए चैप्टर के अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाले में स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, इसलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको बैकग्राउंड बताता है कि किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई। आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 51A जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्या नजर आता है आपको ज़्यादातर केसेस में। ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर है हम इसे पढ़ते हैं आर्टिकल 51 क्लोज ए। अगर इसके आगे भी आपका कुछ हो तो दैट इज आपका स्मॉल में लिखा जाता है पहली बात तो, एंड वो हो जाएगा आपका सब क्लॉज। ठीक है, तो आर्टिकल 51A आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, तो जो एक्चुअली में आर्टिकल ऐड किया गया था वो आपका आर्टिकल 51A था। ठीक है, उसके उसके जरिए उसके अंदर आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भारत के संविधान में 42nd जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज क्या है, इट एडेड 3 न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। सेकंड है एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन। उसके बाद है तीसरा, डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो देखिए इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना उसके पीछे हिस्ट्री है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ये वो वाला दौर है जिस टाइम पे इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट लेके आए थे संविधान के अंदर। अब जब वो बदलाव लेके आई तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी मानी जाती है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो कि कंसिडर्ड की जाती है एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। आप उसे किसी भी सेंस में लेके चल सकते हैं, बट यस स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर तो वो कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि उनके डिसीजन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को। तो उन्होंने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आई। अब ये बोल रहे हैं कि उसमें चेंजेस क्या क्या थे। इसके लिए आपको पूरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने की जरूरत है, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हम अमेंडमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। बट फिलहाल के लिए आप क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करिए तो हम सिर्फ उसका आंसर देंगे यहाँ पे। एडिट द 3 न्यू वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट, क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए। अब बहुत सारे जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनका कहना ये है कि क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये सेक्युलर वर्ड जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो हमें क्या करना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है या ऐसा करना है वैसा करना है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिकॉज उनका मानना है कि वी आर नॉट सेक्युलर, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड ऐसा नहीं था, ऐसा उनका कहना है। बट इट्स नॉट ट्रू। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आपकी बात की जाती है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री होगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपकी रिलीजियस राइट्स दी गई है, जिसके अंदर ओपनली कहा गया है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है एंड एवरी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर रह रहा है उसको अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करना अलाउड है। दैट्स मीन इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वो आपकी क्या कह रही है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल्दो ये वर्ड ऐड किए गए थे बट इंडिया पहले से ही आपका सेक्युलर भी है, सोशलिस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजंस। ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई थी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट है, डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे शुरुआत में ही आपको राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि जो आपकी सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर ही राइट टू प्रॉपर्टी को आपकी फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो जो दौर था वो ऐसा था कि देश के अंदर डेवलपमेंट करनी थी। सो राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट ही रखी जाए तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट किसी की भी लैंड एक्वायर नहीं कर सकती रोड बनाने के लिए या फिर कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो इसकी वजह से उसे फंडामेंटल राइट से निकालना पड़ा था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है।
उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था कि वो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री है या मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि इस तरह से चीजें जो है वो डेमोक्रेसी से थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरफ को बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर एडवाइस जो है वो बाउंड कर दी गई कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ठीक है। बट बाद में खैर इन चीज़ों को बदल दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट का ही बिल्कुल अपोजिट 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। खैर, तो इनमें से हमने बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमने कहा कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो आपकी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, मतलब कि 1, 2 एंड 4 जो स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी 30 स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 51A कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। ध्यान देखिए दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, वो अलग अलग चीजें हैं। अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर है, और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपके कर्तव्य हैं। तो 51A के अंदर आपकी, इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स नहीं उन्होंने दिए, ठीक है, 51A के अंदर ही सारी फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी। तो 51A के अंदर उन्होंने क्या कहा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6, to protect the sovereignty, unity and integrity of India, to safeguard the public property and observe the violence। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ना ड्यूटी है, कर्तव्य है ये पेरेंट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है कि वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ये उनका कर्तव्य बनता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट ऑफ एज टू फॉर एज ऑफ 6 ईयर, ये आपका यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल दो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको डीपीएसपी के अंदर नजर आ जाएगा, बट यस फंडामेंटल ड्यूटीज में नजर नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका थर्ड है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व द वायलेंस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए मैंने शायद इसका जवाब आपको दे दिया होगा इसी सेशन के दौरान, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 42nd अमेंडमेंट की गई, और उसमें टोटल जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई, ठीक है। बट यहाँ पर आप ध्यान क्या देंगे, इन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या था ना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, बाद में, जिसके अंदर क्या किया गया था, राइट टू जो एजुकेशन है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। अब वो जो राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, तो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आर्टिकल 21A के अंदर ऐड किया गया, मतलब कि सॉरी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन जो है आपका ऐड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी के बाद आर्टिकल 21A जो आपका बात करता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट्स में तो ऐड कर दिया, उसके बाद ये डीपीएसपी के अंदर भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा कि अर्ली चाइल्डहुड जो प्रोवाइड करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। मतलब एजुकेशन वाली जो चीज़ है ना, इसको बड़ा सीरियसली लिया गया कि एक तो आपका अधिकार है ही है कि आपको अर्ली चाइल्डहुड जो है मिलनी चाहिए फंडामेंटल राइट के अंदर, उसके बाद डीपीएसपी के अंदर भी कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है, जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसके अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसके अंदर भी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, जिसके अंदर इसी को मतलब एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है।
तो ओरिजिनली 10 थी आपकी, उसके बाद बढ़ के आपकी 11 हो गई। तो आपका एज प्रेजेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपको नज़र आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो सरकार ने 8 तो उनकी रिकमेंडेशन उठाई थी जो उन्होंने दी थी, बाकी 2 अलग से उसके अंदर डाल के टोटल 10 उसमें बनाई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था, एग्जाम्पल के तौर पे क्या सरकार ने नहीं ऐड किया, उदाहरण के तौर पे, कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, अगर इसको कोई भी नहीं मानेगा तो उस केस में सजा का प्रावधान रखा जाएगा। पहली चीज़ तो ये सरकार ने नहीं रखी। तो अभी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको नहीं भी मानते हैं तो इवन इन दैट केस आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो सकती। ऑल दो अगर उसके जो प्रोविजंस मेंशन है, जैसे कि उसमें कहा गया है कि हमारा जो देश है उसके नेशनल फ्लैग को या फिर नेशनल एम्बलम को या फिर नेशनल साइन को जो है वो आपने क्या करना है, बचा के रखना है या फिर उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर वो आप नहीं करते तो उस केस में सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। बट एज अ फंडामेंटल राइट होल आपके ऊपर जो है वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे कि हम बात करें डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जस्टिसेबल नहीं बनाया गया है। देर आर सम रीजंस कि उनको क्यों जस्टिसेबल नहीं बनाया गया। सेम उसी तरह से पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है उसको भी जस्टिसेबल नहीं बनाया गया। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, पार्ट 4A में डालने का इसलिए ताकि उसको जस्टिसेबल क्योंकि नहीं बनाना था सरकार ने, अगर पार्ट 3 में डाल देती तो उसको जस्टिसेबल बनाना पड़ना था, इसलिए पार्ट 4A में रखा है। मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर इसको इसकी वायलेशन होती। खैर यहाँ पे बात ये की गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा हाँ मैं आपको बता रहा था कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन थी कि इसको जस्टिसेबल बनाना है, सरकार ने नहीं माना। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी थी कि जिस तरह से इनकम टैक्स है, अगर आप लोग कमाई कर रहे हैं उसके बाद इनकम टैक्स पे करते हैं तो अभी तो सरकार आपको वॉलंटरली मोटिवेट करती है कि आप इनकम टैक्स भरिए, टाइम से आईटीआर भरिए, ये सब कुछ। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि अगर कोई इनकम टैक्स भरने वाला पर्सन है तो इनकम टैक्स भरना उनकी फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी होती और वो जस्टिसेबल होती तो आप इनकम टैक्स अगर ना भरते, इन केस हम उसका एग्जांपल लेके चले, तो आपको सजा हो सकती थी। बट आज अभी प्रेजेंटली ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सरकार ने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी थी। तो उनकी 8 रिकमेंडेशन थी, सरकार ने अपनी 2 डाली और उसके बाद 11वीं रिकमेंडेशन आपकी बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाल दी गई, सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाल दी गई। तो उसके बाद ये टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपकी 11 बन जाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आई थिंक आई ऑलरेडी गिव दिस आंसर टू यू। फिर भी ऑप्शन पहला जो है उसकी बात करें, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। थर्ड है आपका टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व द वायलेंस। एंड डी है आपका टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बोर्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 and 14। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ये जो आपका आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन वाला प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया अलग अलग जगहों पे। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी ये ऐड किया गया और ये आपका कहा गया ये हर पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को जो कि 6 से 14 साल तक की उम्र का है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फीचर्स ऑफ दी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ फीचर्स की बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द सिटीजंस ओनली एंड नॉट टू द एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स देम एज व्हेन नेसेसरी। थर्ड स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। तो 2-3 चीजें समझने की हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहली चीज तो क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज कन्फाइंड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, अधिकार जो है, हम किसी और की कंट्री के सिटीजन से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही कन्फाइंड है, मतलब इंडिया के सिटीजन्स हैं वही इन कर्तव्य को
निभाएंगे, ऐसा सरकार उम्मीद करती है। फॉरेनर से उम्मीद नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स के लिए है भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड, और इसमें अगर बात करें जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की अपोजिट अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स है कुछ जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दी फॉरेनर्स, मतलब इंडिया के बाहर के भी हैं अगर तो उनके लिए भी अवेलेबल है, बट फंडामेंटल ड्यूटी के केस में ऐसा नहीं। उसके बाद बात करें सुप्रीम कोर्ट कैन इन्फोर्स देम एज व्हेन नेसेसरी, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना उनको एनफोर्स करना है नहीं करना है, यह एक लेजिस्लेशन के थ्रू होगा, मतलब एक कानून बना के किया जाएगा। अभी के टाइम पे वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर उनको एनफोर्सेबल बनाना भी हो, इवन इन दैट केस जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती है, यूपीएससी इसी के ऊपर जो है वो पूरी गेम जो है घुमाता है। ये ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, हाँ पार्लियामेंट करेगा आपका। ठीक है, पार्लियामेंट एनफोर्स करेगा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को जब कभी करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की आप बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पार्ट 4A में रखने का मतलब ही यही है कि वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, तो आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1990, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा देखने में आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें डेट्स मेंशन है, बट ये सारे भी जो ऑप्शंस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो कितने भूलने वाले नहीं है, और वैसे भी इसका राइट आंसर काफ़ी इजी होने वाला है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। देखिए मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिसेबल है, बट उन्हें सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या फिर सेपरेट एक उसके थ्रू जो है इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो सारी इन्फोर्सेबल नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट लेके आए 1971 में, जिसमें ये कहा गया है सरकार ने कि कोई भी नेशनल फ्लैग जो है या फिर नेशनल ऑनर है उसकी इंसल्ट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। हमने तो यहाँ पे खैर मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन से ईयर में कौन सा आया है, तो ये खैर सही बात है। ठीक है, 1971 के अंदर आपका ये है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये भी बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर ही देखने को मिला था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1990, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आपको देखने को मिलता है 1951 के अंदर, जिसके थ्रू हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी है, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कहाँ सीट होगी, कितनी सीट होगी, जो भी है सारे कुछ। तो ये आपका इनकरेक्ट पेयर कर रखा है यहाँ पे, 1951 होगा ना कि 1990। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, वो भी आपका सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया था, ना कि 1990 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड ऑल 8 रिकमेंडेशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बोथ स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से 8 सरकार ने मानी थी, और ये 8 की 8 जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे हमें राइट आंसर देखने को मिलता है। आज के सेशन में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो इजीली समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर बात करें, कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई, हम उसका जो जवाब है या फिर आंसर है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोर्स की, जो मैं स्टार्टिंग में अगर बात की थी, तो हमारी वेबसाइट भी है जो कि आप abipedia.abhimanyu.com के नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएँगे, ठीक है? तो इसमें आपका क्या करना है, आपका जो डिफेंस वाला पोर्शन है, आप वहाँ पर जाएँगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। सीडीएस एग्ज़ाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो ओपन हो जाएँगे। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं प्रिपरेशन में, तो आप ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ओनली वीडियो कोर्सेज बाय कर सकते हैं, टेस्ट कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप चाहें तो अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। ये जो माइक्रो कोर्सेज है स्पेसिफिकली डिजाइंड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इंटरनेशनल अफेयर्स वीक हैं तो यू कैन परचेज इंटरनेशनल अफेयर कोर्स, जो कि आपका सिर्फ 390 के अंदर अवेलेबल है। फिजिक्स की बात करें 226 के अंदर फिजिक्स का, और पॉलिटी के कोर्स की बात करें तो सिर्फ 8 रुपीज़, इन्वायरमेंट 9 रुपीज़। ये आपके कोर्सेज बहुत ही मिनिमम वैल्यू के साथ यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं इसी तरह के एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और शेयर कीजिएगा अपने और अदर जो फ्रेंड्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।